दोस्तों हम देख रहे हैं रिवीजन टेस्ट क्लास 12th का जीव विज्ञान का पूरा सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन। तो आप चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। साथ ही साथ बता दूं, आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, मॉडल पेपर्स हैं और आपके जो रिवीजन टेस्ट पेपर्स हैं, इन सभी के सॉल्यूशंस हम बना के डाल रहे हैं, जिसकी प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ टॉपर्स की कॉपियाँ भी हमने डाल दी हैं। सारे सेट्स अवेलेबल हैं, उनको पढ़िए और टॉपर बनिए अगर आपके पास में टाइम है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर आपको कोई वीडियो लिंक नहीं मिलती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा। इसके सारे सॉल्यूशंस मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये रहिए, देखिए आपके सारे सॉल्यूशंस जो हैं, हम इस तरह से पूरा का पूरा A to Z सॉल्यूशंस जो हैं हम इसमें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहले क्वेश्चन से। जिन बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिया उनके लिए क्वेश्चन पेपर भी मैं दिखा देता हूँ ताकि दोनों का टाइम बच जाए। तो इसमें सबसे पहले आपका लैंगिक संसर्ग संसर्गजय रोग जो है, ये ए है, एड्स आएगा इसमें। दूसरे क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा इसमें, एक एक्स गुणसूत्र की हानि से नारियों में कौन सा सिंड्रोम होता है, ये आपको बताना है। तो टर्नर सिंड्रोम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा है, नर युग्म एवं अंड कोशिका के संयोजी से बनी संरचना को क्या कहा जाता है, तो युग्मज कहा जाता है। और डाउन सिंड्रोम का कारक कारण किस गुणसूत्र की सूत्रता त्रिसूत्रता है, तो 21वां लिखेंगे, इसमें आंसर सही हो जाएगा बी। और पांचवा है, मलेरिया रोग किस रोग जनक द्वारा होता है, तो ये होगा मच्छर। इसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन है, सत्य असत्य की जांच करनी थी। तो पहला हो जाएगा सत्य, दूसरा भी सत्य, पर तीसरा असत्य होगा, चौथा भी सत्य और पांचवा भी सत्य। हमने राइट क्लिक कर रखे हैं जो सत्य हैं और क्रॉस क्रॉस जो है मार्क कर रखा है जो असत्य है। इसके बाद में तीसरा जो क्वेश्चन है, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो इसका अभी मैं आंसर आपको नीचे दिखाऊंगा, केवल ये क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए है ये। और क्वेश्चन नंबर 4 और से लेकर 7 तक आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद में मैं आगे बढ़ रहा हूँ, केवल क्वेश्चन पेपर फटाफट देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। 8, 9, 10, 11 तक आप क्वेश्चन सारे देख पा रहे हैं यहाँ पे। 12 के आगे के क्वेश्चन जो हैं हम अभी देखने वाले हैं। ये रहा 12 से लेके 15 तक के सारे क्वेश्चन। अब इसके बाद में हम देखने वाले हैं जो 16 से आगे के क्वेश्चन है। ये रहा 16 से आगे के सारे क्वेश्चन 19 तक। अब इनके सभी के आंसर्स देख लेते हैं ताकि फटाफट इस वीडियो को कंप्लीट कर सकें। तो पहले क्वेश्चन का जैसे मैंने आपको आंसर बताया था, पहले का एड्स होगा, दूसरे का टर्नर सिंड्रोम, तीसरे का युग्मनज और चौथे का 21वां हो जाएगा और पांचवें में मच्छर आ जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरे में जो है आपका पहला सत्य होगा, जो शुक्राणु को सर्टोली कोशिका द्वारा पोषण प्राप्त होता है, तो सत्य है। मानव में आंतरिक निषेचन होता है, तो ये भी सत्य है। आरएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता, ये असत्य है, पाया जाता है। मादा मधुमक्खी में गुणसूत्रों की संख्या 32 होती है, ये भी सत्य है। और आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है, तो ये भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें भ्रूण एवं गर्भाशय के बीच संवाहिनी संपर्क बनाने वाली संरचना को अपारा या प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, ये खालिस्तान भरना था। टाइफाइड ज्वर का रोगजनक जो है सल्मोनेला टाइफी जीवाणु होता है। और तीसरा है, बिना निषेचन के फल बनाने की क्रिया अनिषेक फलन होता है, अनिषेकक फलन होता है। और चौथा है, बीजांड विकसित होकर भ्रूण कोश बनाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो है आपको जो मैच करना था, कॉलम्स को आमने सामने जो दिए गए थे, जोड़ियों को उनको बनाना था। तो ब्लड कैंसर से आपको ल्यूकिया जो होता है, ल्यूकीमिया, इसको आपको मैच कर देना था। और एक्रोसोम जो होते हैं, इससे आपको शुक्राणु को मैच कर देना था, जो पहला ऑप्शन था। और 1:2 जो ये होता है, एक शंकर क्रॉस का होता है। ठीक है। और मादा जनन अंग जो है ये जायांग कहलाता है। और उसके बाद में दूध से दही बनना जो है, एक आपका लैक्टोबैसिलस जीवाणु है, उसकी वजह से होता है। ठीक है। इसके बाद आ जाइए 5वां क्वेश्चन जो है, तो 5वें क्वेश्चन में पूछा गया था, अथवा में लैगिंग जनन किसे कहते हैं। तो लैगिंग जनन, जब दो जनक नर और मादा आपस में निषेचन करके नए जीव को उत्पन्न करते हैं, लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये पूछा गया था आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था आपसे जो है, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है। तो इस विधि में दाता स्त्री के अंडे को दाता पुरुष शुक्राणु से प्रयोगशाला में परखनली के भीतर निषेचन कराया जाता है तथा निश्चित समय तक अनुरूपी परिस्थितियों में परिवर्धन के बाद अग्रिम परिवर्धन हेतु स्त्री के गर्भाशय में स्थानांतरित कर
दिया जाता है। इस विधि द्वारा जन्मे बच्चे को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो इसमें पूछा गया है आपसे वर्णधाता क्या है। वर्णधाता क्या है ये आपको बताना है, या हीमोफीलिया। तो वर्णधाता हमने लिखा है, तो इसको जो है ये क्या है, इसको हम इंग्लिश में बोलें तो कलर ब्लाइंडनेस जिसको है उसको बोलते हैं। यह एक लिंग संलग्न अंतर नहीं होता रोग है। इसमें मनुष्य को लाल एवं हरे रंग में अंतर नहीं होता, अतः यह रोग लाल हरा अंधापन या प्रोटीन दोष या डल्टिनिज्म भी कहलाता है। उसके बाद 8वां जो है इसमें पूछा गया एक्रोसोम के कार्य लिखना था। तो 8वां क्वेश्चन जो है इसमें है 3 काम लिखे गए हैं। यह अंडाणु का भेदन करता है जिससे निषेचन पूर्ण होता है। दूसरा है यह नर के सभी लक्षणों गुणों को अंडाणु के अंदर तक ले जाता है। और तीसरा है यह अंडाणु को भेद कर भ्रूण का निर्माण करने में सहायक होता है। 9वां जो क्वेश्चन है इसमें मेंडल द्वारा जो है इसमें आया था, आपका क्वेश्चन बता देता हूँ पहले। मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधों के विपर्यास विशेषकों के साथ जोड़ी लक्षण की सूची बनाइए। ठीक है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अथवा में आया था मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना। तो हमने यही वाला क्वेश्चन किया। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर को चुनने के कई कारण थे। तो मटर का जीवन चक्र छोटा होता है जिससे प्रयोग करने में कम समय लगता है। दूसरा, इसमें परागण द्वारा सफलतापूर्वक संकरण कराया जा सकता है। तीसरा, मटर के पौधों में आसानी से स्वपरागण और पर परागण कराने की सुविधा होती है। और चौथा है इसका पौधा द्विलिंगी होता है और स्वपरागण द्वारा गुणों की शुद्धता को बनाए रखता है। इसमें और भी ऑप्शन है। 5वां है संकरण से प्राप्त संकर पौधे पूर्णतः जनन क्षमता होते हैं। और छठा है इसमें विपरीत लक्षणों को आसानी से देखा जा सकता है। 10वां जो क्वेश्चन पूछा गया था इसमें पूछा गया था टीकाकरण क्या है या फिर सक्रिय या निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है। तो हमने बताया है टीकाकरण क्या है। तो टीकाकरण में चलिए देखते हैं। किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई या पिलाई जाती है, किसी अन्य रूप में दी जाती है, उससे टीका यानी वैक्सीन कहते हैं तथा यह क्रिया टीकाकरण वैक्सीनेशन कहलाती है। संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए टीकाकरण सर्वाधिक प्रभावी एवं सबसे सस्ती विधि मानी जाती है। टीके एंटीजनी पदार्थ होते हैं। टीकाकरण रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर शरीर में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का काम करता है। भारत में टीकाकरण जो है यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम UIP के रूप में बनाया जाता है। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11वां जो पूछा गया है इसमें स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम बताइए। अथवा में है प्रभाविता का नियम बताइए। तो प्रभाविता के नियम की बात कर रहे हैं हम। तो मेंडल ने जब एक जोड़ी विपरीत गुणों वाले पौधों का संकरण कराया तो प्रथम पीढ़ी में कोई एक गुण लक्षण ही प्राप्त हुआ। प्राप्त होने वाले लक्षण को प्रभावी लक्षण कहते हैं। यही मेंडल का प्रभाविता का नियम है। इसका उदाहरण अगर हम दे दें, जब मेंडल ने लंबे और बौने मटर के पौधे के बीच संकरण कराया तो यह देखा गया कि प्रथम पीढ़ी में लंबे पौधे प्राप्त हुए। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि लंबा गुण पौधों में प्रभावी गुण है जबकि बौना गुण अप्रभावी गुण है। अतः प्रथम पीढ़ी F1 जनरेशन में लंबा गुण प्राप्त हुआ और अप्रभावी गुण छुपे रहे। तो इसमें अब चेकर बोर्ड जो हम बनाना चाहें तो इसको बना सकते हैं। इस तरह का एक आपको बनाना है जिसमें एक टी कैपिटल टी स्मॉल टी से जो अब बनेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, लंबा पौधा ही बनेगा। प्रथम पीढ़ी F1 जनरेशन लिख सकते हैं और छोटे टी है को बौने कहेंगे और बड़े टी को लंबे कहेंगे। ठीक है। इस तरह से आपको बना देना था। क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा की बात करें तो पहले 12वां मैं बता देता हूँ क्वेश्चन क्या था। 12वें में घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीवों का महत्व बताना था या फिर प्रतिजेवी क्या है, 2 प्रतिजेवियों के नाम लिखने थे। तो प्रतिजेवी यानी एंटीबायोटिक्स क्या है। तो प्रतिजेवी एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ हैं जो कुछ हानिकारक सूक्ष्म जीवों द्वारा स्रावित होते हैं तथा ये अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि का संदमन करते हैं या उन्हें मार देते हैं। एंटीबायोटिक यानी कि एंटी मतलब विरुद्ध और बायोटिक मतलब जीवन का शाब्दिक अर्थ जीवन के विरुद्ध होता है। ठीक है। और प्रतिजेवी के नाम जो हैं आप लिख सकते हैं। तो पेंसिलिन और टेट्रासाइलिन और निस्टेरिन आदि होते हैं। पेंसिलिन का इंजेक्शन हमेशा आपकी जो है बॉडी में कोई भी रिएक्शन होने के लिए दिया जाता है। बहुत छोटा सा पतला सा इंजेक्शन होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 का बात करें
तो 13वां जो पूछा गया है इसमें बीजांड की संरचना को सचित्र समझाना था अथवा त्रिसंकलयन क्या है या और कहाँ और कैसे संपन्न होता है। त्रिसंकलयन में सम्मिलित न्यूक्लियाइड का नाम लिखना था। तो हमने बीजांड की संरचना वाला क्वेश्चन किया है। बीजांड का निर्माण बीजांड की परिपक्वता के फलस्वरूप होता है। बीजांड को गुरु बीजाणुधान भी कहते हैं और बीजाणुधानी भी कहते हैं क्योंकि इसी के अंदर मादा युग्मकों का विकास होता है। बीजांड जिस व्रंत की सहायता से प्लेसेंटा से जुड़ता है उसे पुनकिल या बीजांड व्रंत कहते हैं। यह जिस स्थान पर जुड़ रहा रहता है उस स्थान को हाइलम कहते हैं। इस तरह का इसका डायग्राम होगा, चाहे तो आप देख सकते हैं आराम से। इनके नाम आपको लिखने होते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी होता है आपको चित्र को बढ़िया से समझाना, ठीक है। तो ये है एक आपकी परिपक्व बीजांड की लंबी काट। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया था शुक्र जनन एवं अंड जनन में अंतर लिखना था अथवा में शुक्राणु एवं अंडाणु का नामांकित चित्र बनाना था। तो शुक्र जनन और अंड जनन में हमने यहाँ पे जो है लिखा है अंडाणु जनन में। तो एक पहला जो अंतर है, यह क्रिया वृषणों की शुक्र जनन कोशिकाओं में होती है और अंडाणु जनन जो है यह क्रिया अंडाशयों में होती है। दूसरा है इसकी वृद्धि अवस्था बहुत छोटी होती है शुक्र जनन की, और अंड जनन की जो होती है इसकी वृद्धि अवस्था लंबी होती है। तीसरा है इस प्रक्रिया के फलस्वरूप एक शुक्राणु कोशिका से 4 शुक्राणु बनते हैं और अंडाणु में एक अंडाणु कोशिका से एक ही अंडाणु बनता है। चौथा इसका अंतर बताना चाहे तो शुक्राणु कोशिकाएं छोटी तथा सक्रिय होती हैं और अंडाणु कोशिकाएं जो बड़ी तथा निष्क्रिय होती हैं। पांचवा है इसकी किसी भी अवस्था में असमान विभाजन नहीं होता और इसमें तीसरी या परिपक्वन अवस्था में जो है असमान विभाजन होता है। इसके बाद में 15वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो इसमें पूछा गया किसी व्यक्ति को यौन संचारित रोग से बचाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए अथवा में जनसंख्या विस्फोट के कारण लिखी। तो दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमने किया इसका मेन यौन संचारित रोगों से बचने के लिए व्यक्ति को निम्न उपाय मानने चाहिए। इसमें अधिक व्यक्तियों से यौन संबंध रखने से ऐसे रोग फैलते हैं। संक्रमित व्यक्ति का रुधिर अन्य व्यक्तियों को नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। पहले से उपयुक्त किए गए इंजेक्शन सुइयों का उपयोग ना करें और समलैंगिकता से बचें और आशंका होने पर प्रारंभिक जांच कराएं तुरंत प्रारंभिक जांच कराएं अथवा योग्य चिकित्सक से मिले या उनका परामर्श लें। 16वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे मानव में लिंग निर्धारण को रेखाचित्र सहित समझाइए या फिर अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो यहाँ पे अपूर्ण प्रभाविता है जो उसको हमने बताया। तो जब एक गुणसूत्र पर पाए जाने वाले दो जीन्स के आपस में होने की संभावना कम होती है तब इसे अपूर्ण सहलंगनता कहते हैं। ऐसे तब होता है जब जीन्स गुणसूत्र दुरुस्त स्थित हों जिसके कारण क्रॉसिंग ओवर होने पर दोनों जीन्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इससे अलग होने की संभावना जीन्स के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। जैसे कि उदाहरण में अगर हम लें तो मीठी मटर में पुष्प के रंग तथा परागणों के आकार को निर्धारित करने वाले जीन्स अपूर्ण रूप से सहलग्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17वां जो है इसमें अथवा का हमने आंसर दिया है, लेकिन मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। इसमें मेन क्वेश्चन था स्थानांतरण के दौरान राइबोसोम की मुख्य भूमिकाओं की सूची बनाइए। अथवा में था डीएनए अंगुली छाप क्या है, इसकी उपयोगिता पे आपको प्रकाश डालना था। डीएनए अंगुली छाप तकनीक का आविष्कार सन 1986 में प्लेक जेरेफी ने किया। प्रत्येक जीन में डीएनए का एक छोटा हिस्सा होता है। प्राय 90% डीएनए के भाग का कार्य ज्ञात नहीं हो सकता, परंतु डीएनए की संरचना तथा आनुवंशिकता प्रत्येक जीव में विशिष्ट प्रकार की होती है जो दूसरे व्यक्ति से भिन्नता प्रदर्शित करती है। प्रत्येक जीव का डीएनए क्रम उसके माता व पिता के डीएनए क्रम का संयोजन होता है। डीएनए अंगुली छाप की उपयोगिता इस तकनीक द्वारा किसी व्यक्ति, अपराधी, बलात्कारी और किसी बच्चे के माता पिता की पहचान की जाती है। इस तकनीक द्वारा कपड़े से प्राप्त रक्त के धब्बे भले ही वे वर्षों पुराने हो जांच की जा सकती है और उनसे आपको पता चल सकता है।
अब इसके बाद में 18वां जो क्वेश्चन है, तो 18वां पूछा गया वह कौन सी क्रियाविधि है जिससे एड्स विषाणु संक्रमित व्यक्ति के प्रतिरक्षा तंत्र का ह्रास होता है, और अथवा में है अल्कोहल और ड्रग्स के हानिकारक प्रभावों की सूची बनाइए। तो यहाँ पे HIV द्विगुणन एवं रोग जनकता जो है इसकी बात करी गई है। तो इसमें है संक्रमित व्यक्ति के शरीर में आ जाने के बाद विषाणु बृहद भक्षकाणु या माइक्रोफेज में प्रवेश करता है, जहां उसका RNA जीनोम विलोम ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से प्रणीकरणित द्वारा विषाणु DNA बनता है। यह विषाणु DNA परपोषी कोशिकाओं के DNA में समाविष्ट होकर संक्रमित कोशिकाओं को विषाणु कण पैदा करने का निर्देश देता है। बृहद भक्षक विषाणु उत्पन्न करना जारी रखते हैं और एक HIV फैक्ट्री की तरह कार्य करने लगते हैं। इसके साथ ही HIV सहायक की जो टी लसिकाणु TH जो में घुस जाते हैं प्रतिकृति बनता है और संतित विषाणु पैदा करता है। यह क्रम बार बार दोहराया जाता है, जिसकी वजह से संक्रमित व्यक्ति के शरीर में सहायक टी लसिकाणुओं की संख्या में उत्तरोत्तर कमी होती है। इस अवधि के दौरान बार बार बुखार, दस्त आते हैं तथा वजन घटता है। अचानक टी लसिकाणुओं की संख्या में गिरावट के कारण व्यक्ति जीवाणुओं की, विशेष रूप से माइक्रोबैक्टीरिया, विषाणुओं, कवकों, यहाँ तक कि जो है टॉक्सोप्लाज्मा जैसे परजीवियों के संक्रमण का शिकार हो जाता है। रोगी में इसके प्रतिरक्षा न्यूनतम हो जाती है और वह इन संक्रमणों से अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है, जिससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। 19वां जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि DNA ही आनुवंशिक पदार्थ है, अथवा में मेंडल के द्विसंकर क्रॉस को रेखाचित्र या चेकर बोर्ड की सहायता से समझाइए। तो हमने द्वि क्रॉस वाला जो है रेखाचित्र यहाँ बनाया है। देखिए यहाँ पे कैपिटल RR, कैपिटल YY जो गोल और पीला है, और जो झुर्रीदार स्मॉल r है और हरा है स्मॉल YY। तो इन जब को हम प्रतिस्थापित करते हैं या फिर इन दोनों को साथ में लेते हैं, तो एक कैपिटल R आ जाएगा और एक कैपिटल Y आ जाएगा। इधर से एक स्मॉल r एक स्मॉल Y आ जाएगा, और इन दोनों में से आपका सभी आ जाएंगे। तो कैपिटल R स्मॉल y और कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y स्मॉल y आ जाएगा, जो कि F1 जनरेशन का होगा और गोल पीला होगा। ठीक है, इस तरह से स्वपरागण की जो टेबल है उसको बनाना था। तो यहाँ पे देखिए RY 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 RY, तो यहाँ पर छोटा बड़ा बड़ा छोटा पहला दूसरा दूसरा पहला, इस तरह से करके आपको बताना है और इनसे आपको बताना है कि ये क्या बनेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका जो टेबल, इसको बनाना बहुत ही ज़रूरी है। और जब इनका अनुपात निकालेंगे तो 9:3:3:1 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये पूरा क्वेश्चन पेपर पूरा समझ में आ गया होगा। मैंने सारे आंसर्स आपको बता दिए। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर, और बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर के अलावा आपको दूसरे सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन पेपर के सभी सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उनको देखना ना भूलें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, टॉपर्स की कॉपियाँ, मॉडल पेपर सब कुछ देख डालें, ताकि आप अच्छी तरह से एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएँ। आपका जो है मार्च के आसपास में एग्ज़ाम होने की अभी तक बात हुई है, लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ कि कब होगा। जैसी अपडेट आती है हम आपको क्लियर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।